हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार वाले टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत क्या देखेंगे, भारत की मानचित्र पर अवस्थिति का अध्ययन करेंगे। तो जब हम लोग भारत की अवस्थिति का अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की ग्लोब पर अवस्थिति कहाँ पर है। तो ये क्या है, पृथ्वी का मानचित्र है। तो ये जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान की अवस्थिति का पता लगाया जाता है। इन दोनों रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान की अवस्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसके जो उत्तर में भाग अवस्थित है तो इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसके 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो भाग अवस्थित होता है उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार से जो दक्षिण में भाग अवस्थित होता है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो अवस्थिति है, अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इसी प्रकार से जब देशांतर रेखाओं को आधार बनाया जाता है तब भारत की अवस्थिति जो है, तो ये क्या है, 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो इसके पूर्व में क्या है, भारत की अवस्थिति पाई जाती है। तो मानचित्र पर भारत की जो अवस्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट गोलार्ध। देशांतर के आधार पर ये वाला क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। और अक्षांश रेखाओं के आधार पर ये उत्तर वाला जो गोलार्ध है इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का जो भाग है इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत की जो ग्लोब पर अवस्थिति बनती है तो वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की जो अवस्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। इसी प्रकार से ये जो देशांतर रेखा है 82.5 अंश देशांतर रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये क्या है, भारत के मानक समय का निर्धारण करती है 82.5 अंश देशांतर रेखा। तो ये क्या है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो भारत की प्रधान देशांतर रेखा है जिसके माध्यम से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है तो वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो इस पर जो अवस्थित राज्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर जब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो सबसे पहले राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से भारत की जो प्रधान देशांतर रेखा है भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं तो इनमें 3 महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं, तो जिससे ये प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में जगह पड़ती है नैनी, तो नैनी नामक शहर इस प्रधान देशांतर पर अवस्थित है। इसी प्रकार से एक और अन्य महत्वपूर्ण शहर है जो प्रधान देशांतर रेखा पर पाया जाता है या पड़ता है, तो जैसे छत्तीसगढ़ का जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर जो शहर है यह प्रधान देशांतर रेखा पर ही अवस्थित है। इसी प्रकार से जहाँ पर गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो वहाँ पर एक शहर पड़ता है राजमुंद्री। राजमुंद्री, तो राजमुंद्री जो शहर है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये शहर भी प्रधान देशांतर रेखा पर अवस्थित है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया प्रधान देशांतर रेखा के बारे में। इसी प्रकार से जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से जब ये होकर गुजरती है तो ये भारत को 2 तापीय कटिबंधों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 तापीय कटिबंधों में बांटती है। जो कर्क रेखा के उत्तर में भाग अवस्थित है, नॉर्थ में जो भाग अवस्थित है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। उसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से जो कर्क रेखा के दक्षिण में भाग अवस्थित है या साउथ में भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध को वर्गीकृत करने का प्रमुख कारण क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ तक, जो कर्क रेखा है कर्क रेखा तक वर्ष में यहाँ तक लंबवत पड़ती हैं। इसके उत्तर में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जिससे सूर्य की जो किरणें हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ कर्क रेखा और मकर रेखाओं तक इसका प्रभाव लंबवत पड़ता है तथा शेष भाग पर सूर्य की जो किरणें हैं तिरछी पड़ती हैं। तो इसी के आधार पर इन रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गया उत्तर में जो भाग अवस्थित है कर्क रेखा के उसे कहा गया उपोष्ण कटिबंध, तथा दक्षिण में भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है तथा इस पर जो राज्य अवस्थित हैं उनकी संख्या है 8। अब हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं। कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, तो हम लोग उत्तर, ये कर्क रेखा है तो इस पर हम लोग अवस्थित राज्य देख रहे हैं। तो पश्चिम से हम लोग शुरू करेंगे। पश्चिम से इसमें देख लेते हैं मानचित्र में। तो जब हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले पश्चिम में पड़ता है गुजरात प्रांत, फिर इसके बाद राजस्थान प्रांत आता है। राजस्थान प्रांत के बाद मध्य प्रदेश की अवस्थिति पाई जाती है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य त्रिपुरा और
मिजोरम की अवस्थिति कर्क रेखा पर पाई जाती है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य जो हैं वो भी कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। तो उनमें वो जो राज्य हैं वो है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो मिजोरम जो राज्य है ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा और मिजोरम ये क्या है, कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो ये हो गया कर्क रेखा और जो भारत की प्रधान देशांतर रेखा है उसके बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो किसके किसके मध्य पाया जाता है। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये जो है जगह पड़ती है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो स्थल है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। तो यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अक्षांशीय अवस्थिति पाई जाती है। तो भारत की जो अक्षांशीय अवस्थिति है, अक्षांशीय अवस्थिति वो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अक्षांशीय अवस्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो देख लेते हैं। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की देशांतरी अवस्थिति पाई जाती है। तो भारत की जो देशांतरी अवस्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पाई जाती है। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है ये भारत का लगभग बराबर पाया जाता है। तो जिसके कारण भारत की जो आकृति बनती है कुछ चतुष्कोणीय प्रकार की बनती है। अगर उत्तर को पश्चिम से और दक्षिण को पूरब से मिला दिया जाता है तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय प्रकार की बनती है। तो ये तो हो गया भारत की मानचित्र पर अवस्थिति के बारे में। तो फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो भारत की जो ग्लोब पर अवस्थिति है ये क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। तो जिसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरी विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से इन दो देशांतरों को आधार बनाकर जब भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है तो भारत का मानक समय निर्धारण होता है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के माध्यम से। तो ये जो देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस पर प्रमुख अवस्थित जो शहर हैं नैनी उत्तर प्रदेश का, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहर और आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर मानक समय देशांतर रेखा पर अवस्थित है। इसी प्रकार से जब हम लोग कर्क रेखा की अवस्थिति का अध्ययन करते हैं तो कर्क रेखा भी भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये भारत को 2 तापीय कटिबंधों में बांटती है। उत्तर में जो भाग अवस्थित है उसे कहा गया उपोष्ण कटिबंध तथा जो दक्षिण में भाग अवस्थित है उसे कहा गया उष्ण कटिबंध। तो ये हो गया भारत की अवस्थिति के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार अब हम लोग देखते हैं। तो फिर से हम लोग भारत का एक मानचित्र बनाएंगे। साथ आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिए। भारत का मानचित्र बनाना बहुत ही आसान है, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं भारत का विस्तार। भारत का विस्तार। तो इसमें जो भारत का विस्तार है पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो भारत का विस्तार है ये पाया जाता है 2933 किलोमीटर। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो जो भारत का विस्तार है पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो पाया जाता है 3214 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो पाया जाता है 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर पाया जाता है। इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं भारत के जो 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं उनके बारे में। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है तो ये पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर में जगह पड़ती है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। इसी प्रकार से भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है तो उसे कहा जाता है किबिथु। तो किबिथु भारत का सबसे पूर्वी स्थल है तो जिसकी अवस्थिति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु जो स्थल है पाया जाता है। इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं भारत का सबसे
भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, या इसे ही कहा जाता है गौर माथा। गौर माथा भी इसे कहा जाता है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ये हो गए उत्तर बिंदु, सबसे उत्तर जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसके बारे में। फिर हमने देखा पूर्वी बिंदु के बारे में, फिर हमने देखा पश्चिमी बिंदु के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भारत का जो सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है उसके बारे में। तो भारत का जो सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो ये जब हम लोग मुख्य स्थलीय भूमि को आधार बनाते हैं तो भारत का सबसे सुदूरस्थ बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य स्थलीय भूमि का। किंतु जब हम लोग द्वीपों को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीपों को जब इसमें सम्मिलित किया जाता है तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये कार निकोबार जो द्वीप समूह है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें जो ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार में जगह पड़ती है सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो स्थल है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। किंतु ये जो दक्षिणतम बिंदु है, जो 2004 में सुनामी आई थी, तो जिसके कारण ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ये हो गया आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।